क्या हम इस यूनिवर्स में अकेले हैं? क्या यूनिवर्स में हम जैसे या हमसे भी कहीं ज़्यादा एडवांस सिविलाइजेशंस एग्जिस्ट करते हैं? यही सेम सवाल 1950s में फिजिसिस्ट एनरिको फर्मी ने पूछा था। पर एनरिको फर्मी ये सवाल पूछने वाले पहले व्यक्ति नहीं थे। उनसे पहले और उनके बाद कई साइंटिस्ट्स इस बात को लेकर पागल हो चुके हैं कि क्यों हमें अभी तक किसी भी इंटेलिजेंट लाइफ के संकेत नहीं मिले। इस वीडियो में फॉर ऑल इंटेंट्स एंड पर्पसेस मैं एलियन वर्ड का यूज नहीं करूंगा क्योंकि वो बहुत ही अनसाइंटिफिक और इनकरेक्ट वर्ड है। तो एनीवे, साइंटिस्ट्स की इस दुविधा के पीछे बहुत से स्ट्रॉन्ग रीजंस हैं। हमारी गैलेक्सी मिल्की वे में ही 10,000 से 20,000 करोड़ सूर्य जैसे तारे हैं और ड्रेक इक्वेशन के हिसाब से हाई प्रोबेबिलिटी है कि कम से कम 500 से 2,000 करोड़ अर्थ लाइक रॉकी प्लैनेट्स होने चाहिए जो हैबिटेबल जोन में या जिसे गोल्डीलॉक्स जोन कहते हैं उसमें हैं। इन हजारों करोड़ों तारों में से कई तारे हमारे सूर्य से कहीं ज्यादा पुराने हैं। तो इसका सीधा सा मतलब है कि इन सोलर सिस्टम्स में इंटेलिजेंट लाइफ अर्थ से पहले इवॉल्व हो जानी चाहिए थी या हो गई होगी। अब मान लीजिए कि कोई इंटेलिजेंट लाइफ हमसे सिर्फ 10,000 साल पहले डेवलप हो गई हो, अज्यूमिंग द सेम पेस ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, तो वो इंटेलिजेंट लाइफ अभी इंटरस्टेलर ट्रेवल करने के लायक हो गई होगी। तो भी हमारे पास अभी तक इस तरह की किसी भी इंटेलिजेंट लाइफ के पक्के संकेत या सबूत नहीं है। और यही है दिमाग घुमाने वाली बात। हमारी गैलेक्सी मिल्की वे में ही बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है इंटेलिजेंट लाइफ के होने की, पर अभी तक हमारा सामना उनसे हुआ नहीं। ऐसा क्यों? इसे ही द फर्मी पैराडॉक्स कहते हैं। डिस्पाइट ऑफ द वास्टनेस ऑफ द यूनिवर्स, देयर आर नो सिग्नल्स ऑफ इंटेलिजेंट लाइफ सो फार। पर अभी तक कुछ मिला नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा यूनिवर्स या हमारी गैलेक्सी बंजर है। बिल्कुल भी नहीं। लाइफ या इंटेलिजेंट लाइफ का डेवलप होना एक रेयर इवेंट है, बट तो भी देयर आर वेरी हाई चांसेस कि इंटेलिजेंट लाइफ एग्जिस्ट करती है। और यहीं पर आती है हमारी लिमिटेशन। हम इस विशाल असीमित यूनिवर्स के सामने छोटे, बहुत छोटे और बहुत ज्यादा सीमित हैं। स्केल ऑफ द यूनिवर्स। हमारी गैलेक्सी मिल्की वे में एस्टिमेटेड 10,000 से 20,000 करोड़ तारे हैं और अगर आप मिल्की वे के एक छोर से दूसरे छोर जाना चाहें तो आपको 1,00,000 साल लगेंगे। अगर आप स्पीड ऑफ लाइट से भी ट्रेवल करोगे तो हमारी गैलेक्सी ऑब्वियसली हमें बहुत ज्यादा बड़ी लगती है, बट ये एक बहुत ही साधारण सी गैलेक्सी है और बाकी गैलेक्सीज के मुकाबले बहुत छोटी है। और इस गैलेक्सी के 10,000 से 20,000 करोड़ तारों में से हमारा सूर्य एक साधारण सा तारा है और ये साधारण सा तारा और हमारा पूरा सोलर सिस्टम हमारी गैलेक्सी के एक कोने में यानी एक छोटे से सबर्ब या कस्बे में सिचुएटेड है। यानी हमारी साधारण सी गैलेक्सी में हमारे साधारण से तारे और सोलर सिस्टम को भी कोई पॉश या प्राइम लोकेशन नहीं मिली। अब इसमें से भी हमारा प्लेनेट बहुत ही सिंपल सा रॉकी प्लेनेट है जिसमें कुछ भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है। सब कुछ ऑर्डिनरी है, साधारण है, तो भी हमें लगता है कि हम स्पेशल हैं। कुछ सालों पहले तो हमने डिक्लेयर कर दिया था कि हाँ जी, वी आर द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। फिर बाद में पता चला कि हम तो इस सोलर सिस्टम के भी सेंटर में नहीं है। हम इस सोलर सिस्टम में भी एक छोटा सा रोल, एक एक्स्ट्रा का रोल प्ले करते हैं। यूनिवर्स की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो हम रहते हैं सिंपल से तारे से बने सिंपल से सोलर सिस्टम में और ये सोलर सिस्टम इस गैलेक्सी के कोने में यानी एक सबर्ब या कस्बे में है। और हमारी गैलेक्सी भी बहुत छोटी है, सिर्फ 10,000 से 20,000 करोड़ तारों वाली। हमारे पास की गैलेक्सी है एंड्रोमेडा, जिसे हम आसमान में बिना टेलीस्कोप के देख सकते हैं और ये हमसे सिर्फ 25 लाख लाइट ईयर्स की दूरी पर है। एंड्रोमेडा गैलेक्सी में 1 ट्रिलियन यानी 1,00,000 करोड़ तारे हैं, हमारी गैलेक्सी से 10 गुना ज्यादा। पर एंड्रोमेडा को भी आप कोई विशाल गैलेक्सी मत मानिए, इससे कहीं ज्यादा विशाल गैलेक्सीज इस यूनिवर्स में हैं। अब मान लीजिए कि हम लाइट स्पीड से ट्रेवल करते हैं तो हम सिर्फ 25 लाख साल में इस गैलेक्सी तक पहुंच जाएंगे। इतनी दूर ट्रेवल ना करना चाहें तो सिर्फ 450 करोड़ साल में एंड्रोमेडा मिल्की वे से मिलने और टकराने आ रही है। पर सैडली तब तक इंसान बचेंगे नहीं, उससे कहीं पहले खत्म हो जाएंगे। तो एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमसे 25 लाख लाइट ईयर दूर है, यानी हम उसे 25 लाख साल पहले वो जैसी थी वैसी देख पा रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली लाइट को भी ट्रेवल करने में बहुत समय लगता है। अब एंड्रोमेडा प्रेजेंटली कैसी दिखती है वो सैडली हमें नहीं पता और हम इस बात का पता कभी भी नहीं लगा सकते। इसी तरह से हमारी गैलेक्सी के लोकल ग्रुप में छोटी बड़ी 30 गैलेक्सीज आती हैं जो टोटल 1 करोड़ लाइट ईयर के डिस्टेंस में फैली हुई है। अब 1 करोड़ लाइट ईयर को भी आप एक बहुत बड़ा डिस्टेंस मत मान लीजिए। ये ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का सिर्फ 0.0001% पार्ट है। टोटल यूनिवर्स फैला है अप्रोक्सीमेटली 9,300 करोड़ लाइट ईयर के डिस्टेंस में।
यूनिवर्स में एस्टिमेटेड 2 लाख करोड़ गैलेक्सीज हैं और ये सिर्फ एक रफ एस्टिमेट है। एक्चुअल नंबर क्या है ये शायद हम कभी भी नहीं जान पाएंगे, क्योंकि हम आज भी लाइट स्पीड से ट्रैवल करें तो मोर देन 95% ऑफ द यूनिवर्स हमारी रीच से हमेशा के लिए बाहर है। हम वहां तक कभी भी नहीं पहुंच सकते ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स, जिसे मैंने अपने पिछले वीडियोस में डिटेल में समझाया है। तो लाइट स्पीड भले ही यूनिवर्स की सबसे तेज ऑब्जर्वेबल चीज है, बट वो यूनिवर्स के स्केल के सामने बहुत ही ज्यादा स्लो है। यानी यूनिवर्स के स्केल के सामने लाइट स्पीड ट्रेवल भी बहुत ज्यादा स्लो और बहुत ज्यादा बोरिंग होगा। और ये तो बात सिर्फ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की। यूनिवर्स का वो हिस्सा जहां तक लाइट अभी तक पहुंची भी नहीं, वो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की तुलना में कहीं ज्यादा विशाल हो सकता है। तो यूनिवर्स का स्केल जानकर आप ही मुझे बताइए, आर वी रियली अलोन? सच में क्या हम इतने डिल्यूजनल हो सकते हैं कि सिर्फ सोचें कि हम ही हम हैं और कुछ भी नहीं? और इसी से जुड़ा है इस सवाल का जवाब भी। हमें अभी तक कोई इंटेलिजेंट लाइफ नहीं मिली क्योंकि हमने ठीक से ढूंढा नहीं। वी हैव नॉट लुक्ड इनफ, वी डोंट नो इनफ, आवर टेक्नोलॉजी इज नॉट गुड इनफ एंड एसेंशली वी आर नॉट गुड इनफ फॉर दिस यूनिवर्स। यूनिवर्स में इंटेलिजेंट लाइफ को ढूंढना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक तो इंटेलिजेंट लाइफ बहुत रेयर है और यूनिवर्स के स्केल के सामने बहुत स्प्रेड आउट है, यानी दूर दूर है। पर तो भी हमें उम्मीद है कि एक दिन इंटेलिजेंट लाइफ या तो हमें ढूंढ लेगी या हम जैसे तैसे इंटेलिजेंट लाइफ के सिग्नल ढूंढ निकालेंगे। पर दूसरी तरफ लाइफ इन जनरल को ढूंढना बहुत आसान है। बस हमें लाइफ के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एविडेंस या संकेत ढूंढने हैं। लाइफ के संकेत मतलब गोल्डीलॉक्स जोन, पानी, किसी भी तरह की शील्डिंग जैसे अर्थ पर मैग्नेटिक फील्ड और किसी भी तरह का एटमॉस्फेयर, या फिर कुछ एलिमेंट्स जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस और सल्फर। इन सभी एलिमेंट्स का एक साथ होना भी लाइफ को नहीं दर्शाता, बट इनके कॉम्बिनेशन से बने केमिकल्स जैसे फॉस्फेट्स, नाइट्रेट्स, सल्फेट्स, कार्बोनेट्स, ये लाइफ के इनडायरेक्ट संकेत हैं कि किसी न किसी तरह की लाइफ पनप रही है या पनप चुकी है। बाकी एलिमेंट्स के कंपैरिजन में हाइड्रोजन और हीलियम यूनिवर्स में हर जगह प्रेजेंट हैं, क्योंकि स्टार्स मोस्टली हाइड्रोजन न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर्स हैं जो हाइड्रोजन को यूज करके न्यूक्लियर फ्यूजन करके हीलियम बनाते हैं, और इसी तरह बाकी एलिमेंट्स भी। जैसे ही किसी स्टार का हाइड्रोजन खत्म, स्टार खत्म। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि एसेंशियली हम सभी स्टार डस्ट से ही बने हैं। अर्थ पर जीवन कार्बन बेस्ड है, बट ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि यूनिवर्स में जो भी जीवन हो वो सब कार्बन बेस्ड हो। ये सिलिकॉन बेस्ड हो सकता है या फिर कोई और अननोन एलिमेंट से बना हो सकता है, बट इस बात की संभावना बहुत कम है। अब बात इंटेलिजेंट लाइफ की, तो जैसा मैंने कहा कि इंटेलिजेंट लाइफ बहुत रेयर है और चांस बेस्ड है। लास्ट वीडियो में हमने अर्थ पर लाइफ की बात की थी और ये बताया था कि अर्थ पर लाइफ क्यों है। अगर सही समय पर सही चीज ना मिले तो लाइफ का विकास वहीं रुक जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमारा विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट तकरीबन 20 लाख साल तक वहीं रुका रहा, क्योंकि होमो सेपियंस के डेवलपमेंट के लिए जो जीन्स चाहिए थे वो डेवलप ही नहीं हो पाए। तो निएंडरथल से होमो सेपियंस के डेवलपमेंट का जो चक्र है वो बहुत धीरे धीरे चला। वैसे भी नेचर के पास कोई रीज़न नहीं है होमो सेपियंस जैसे इंटेलिजेंट बींग्स को डेवलप करने के लिए, क्योंकि इंटेलिजेंस इज हाईली ऑप्शनल। ऑल्सो इंटेलिजेंस इज हाईली सब्जेक्टिव। जो एक स्पीशीज के लिए हाईली इंटेलिजेंट है वो दूसरी के लिए नहीं है। ग्रीन मंकीज, चिंपैंजीज और ओरंगुटैंस ये सभी आपस में बात कर सकते हैं, एक दूसरे को अलर्ट कर सकते हैं, कम्युनिटी में रह सकते हैं, टूल्स यूज कर सकते हैं, अपने फायदे के लिए झूठ भी बोल सकते हैं और हंसी मजाक और फन भी कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर सिखाया जाए तो ये बेसिक एटिकेट्स भी सीख सकते हैं। और इन सभी के जीन्स ह्यूमन से 99% से भी ज्यादा सिमिलर हैं। पर तो भी एक बिलो एवरेज इंटेलिजेंट ह्यूमन बींग्स के रिस्पेक्ट में भी सुपर इंटेलिजेंट चिंपैंजीज को भी इंटेलिजेंट नहीं माना जा सकता, जबकि ये जीव परफेक्टली केपेबल हैं अपना जीवन इनके लेवल की इंटेलिजेंस से जीने के लिए, और इन्हें हायर लेवल की इंटेलिजेंस की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही अर्ली ह्यूमंस को भी हायर लेवल की इंटेलिजेंस की कोई ज़रूरत नहीं थी। उनका काम नॉर्मल या बेसिक इंटेलिजेंस से आसानी से चल रहा था। पर पता नहीं क्यों ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऐसे जेनेटिक चेंजेस हुए कि अब हम आधे % से भी कम जेनेटिक डिफरेंस के बावजूद एक चिंपैंजीज या ओरंगुटैन के मुकाबले गॉड लेवल इंटेलिजेंस रखते हैं। तो ये सब चांस की बात है। जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आग के आविष्कार के बाद ऐसी कंडीशंस बनी कि जिससे ह्यूमंस में बड़ा दिमाग डेवलप हो सके। ऐसे ही टाइम टू टाइम अर्ली ह्यूमंस ऐसे रीजंस, ऐसी कंडीशंस ढूंढते रहे कि हमें इंटेलिजेंस अक्वायर करने पर मजबूर होना पड़ा।
और इसी इंटेलिजेंस ने हमें ऐसा सिलेक्टिव एडवांटेज दिया कि लास्ट के सिर्फ 50,000 साल में एक साधारण सी स्पीशीज होमो सेपियंस ने, जिसके पास ना ताकत थी ना ही कोई स्पेशल स्किल्स थे, तो भी वो इस प्लेनेट को डोमिनेट कर रहे हैं। भले ही इंटेलिजेंट लाइफ चांस बेस्ड हो, बहुत रेयर हो, तो भी इस बात की बहुत संभावना है कि यूनिवर्स में हमारे बराबर या हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट स्पीशीज़ बहुतायत में, अबंडेंस में हैं। जब हम जैसे ऑर्डिनरी स्पीशीज़ इंटेलिजेंट रख सकते हैं, तो यूनिवर्स में अरबों खरबों ऐसी सिविलाइजेशन हो सकती हैं जो हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंस रखती हों और जो दूसरी सिविलाइजेशन से मिलने का वेट कर रही हों या ऑन द वे हों। अब ये यूनिवर्स का डिस्टेंस मान लीजिए, उनका प्रेफरेंस मान लीजिए कि उन्हें अपने अलावा किसी और चीज़ से लेना देना नहीं है, उनका एरोगेंस मान लीजिए या उनका डर। बट फ्यूचर में एक समय ऐसा आएगा ज़रूर कि हमारा सामना एक इंटेलिजेंट लाइफ से होगा। अब वो हमें अपने बराबर समझेंगे, एक चिंपैंजी के बराबर समझेंगे, एक कॉकरोच के बराबर या एक बैक्टीरिया, ये तो उनकी कलेक्टिव इंटेलिजेंस पर डिपेंड करेगा। वी जस्ट हैव टू वेट एंड वॉच। पर यूनिवर्स में दूसरी इंटेलिजेंट लाइफ ढूंढने से पहले हमें ये समझना होगा कि पृथ्वी पर इंटेलिजेंट लाइफ कैसे और क्यों डेवलप हुई। ये सब मैंने इस वीडियो में यहाँ पर बताया है। इसको जल्दी से क्लिक करके देख लीजिए, पर इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद।